Namaskar, myself Murthy Kumari, lecturer in Economics, Education Department, हरियाणा। डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र विषय में आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस एंड फैड थ्योरी, अर्थात मांग पूर्ति विश्लेषण तथा खाद्य उपलब्धता अपकर्ष सिद्धांत। आज का इस जो व्याख्यान है इसका उद्देश्य रहेगा फैड थ्योरी क्या है, इसका प्रतिपादन किसने किया, उच्चतम कीमत व न्यूनतम कीमत अर्थात सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस, नियंत्रण कीमत व समर्थन कीमत अर्थात कंट्रोल प्राइस एंड सपोर्ट प्राइस, इन सब से आपको अवगत कराना। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं फैड थ्योरी। फैड व्हाट इज फैड? फैड मीन्स फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन, खाद्य उपलब्धता अपकर्ष, यानी कि भोजन की कीमत में वृद्धि होने के कारण निर्धन लोगों के लिए भोजन या खाद्य पदार्थों की उपलब्धता में होने वाली कमी, खाद्य उपलब्धता अपकर्ष सिद्धांत, यानी कि फैड थ्योरी क्या है? फैड थ्योरी यानी कि खाद्य उपलब्धता अपकर्ष सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेता 1998 में जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, उन्होंने यानी कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी देश में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखे के कारण भोजन की पूर्ति कम होने के फलस्वरूप उसकी कीमत इतनी अधिक बढ़ जाती है जो निर्धन लोगों के लिए खाद्य पदार्थों को खरीद पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण निर्धन लोगों की मृत्यु होने लग जाती है। इस स्थिति को ही अकाल की स्थिति कहा जाता है। अतः अकॉर्डिंग टू फैड थ्योरी, अकाल के कारण या यातायात के साधनों के अभाव के कारण निर्धन लोगों को खाद्य की या खाद्य पदार्थों की या भोजन की उपलब्धता में कमी हो जाती है और उनकी संख्या में और उनकी बहुत ज़्यादा संख्या में मृत्यु होने लग जाती है। इसका क्या कारण है कि अकाल की स्थिति में, जैसे मान लीजिए बाढ़ आ जाती है या सूखा पड़ जाता है, बाढ़ की स्थिति में जो परिवहन के साधन हैं वो भी अवरुद्ध हो जाते हैं। जो बाहुल्य क्षेत्र है, अनाज से अधिक अनाज वाला क्षेत्र है, उससे कमी वाले क्षेत्र में अनाज को पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से अनाज की पूर्ति कम हो जाती है और पूर्ति के कम होने से कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। यानी कि जब अकाल आता है, बाढ़ आती है, तो क्या होता है, उत्पादन में कमी आ जाती है। उत्पादन में कमी आने से पूर्ति में कमी हो जाती है और पूर्ति में कमी होने से क्या होता है, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, और जब ग्रेटर देन सप्लाई है डिमांड, तब प्राइस इंक्रीज होने लग जाते हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं और जो निर्धन लोगों की पहुंच से बाहर हो जाती हैं। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझाते हैं। मान लीजिए किसी क्षेत्र में बाढ़ या सूखे के कारण चावल का उत्पादन कम हो जाता है और इससे उसकी पूर्ति कम हो जाती है और कीमतें बहुत बढ़ जाती हैं।
और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने से जो गरीब परिवार हैं, जो निर्धन परिवार हैं, उनके पहुंच से वो वस्तुएं बाहर हो जाती हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाएंगे। मान लीजिए 3 परिवार हैं, 3 परिवार हैं, ए परिवार, बी परिवार, सी परिवार और ये डी, तीनों परिवारों की मांग का जोड़ है। ए परिवार जो है, यहां पर हमने क्वांटिटी ली है एक्स एक्सिस पर फूड ग्रेन की, जो अनाज है, खाद्य पदार्थ हैं, उनकी मात्रा को एक्स एक्सिस पर लिया है और वाई एक्सिस पर हमने प्राइस को दिखाया है। मान लीजिए ए परिवार है, ए परिवार जो है वो अति निर्धन परिवार है, बी परिवार निर्धन है और सी परिवार सबसे अमीर परिवार है। और यहाँ पर चावल की खेती के बारे में बात की जाती है कि चावल का उत्पादन बहुत कम होता है बाढ़ के कारण या सूखे की वजह से, जिससे क्या होता है कि चावल का उत्पादन कम होता है, चावल की पूर्ति कम हो जाती है, इससे चावल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कीमत लेते हैं पी। पी कीमत पर, जैसा कि यहाँ रेखा चित्र में दिखाया गया है, यहाँ पर पी कीमत है और इस कीमत पर ए परिवार ओ क्यू मात्रा का सेवन करता है या खरीद पाता है, यानी कि इतनी मात्रा खरीदने में समर्थ है। और बी परिवार जो ए परिवार से, जो कि अति निर्धन परिवार है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा सही स्थिति में है, यानी कि ए परिवार से अमीर है, ये ओ से लेकर Q1 मात्रा खरीद पाता है पी प्राइस पर। और जो सी परिवार है, जो सबसे अमीर परिवार है, वो ओ से लेकर Q2 मात्रा खरीद पाता है इसी कीमत पर। और लास्ट में हम यहाँ देखते हैं बाजार मांग। बाजार मांग जो है वो ओ से एम तक, क्योंकि इसमें OQ1 और OQ2 तीनों मात्राओं का जोड़ लिया गया है, तो ये बाजार मात्रा है। जैसे ही प्राकृतिक आपदा आती है, चावल की पूर्ति कम हो जाती है, उसका उत्पादन कम होने से उसकी पूर्ति कम हो जाती है और पूर्ति कम होने से कीमतें और बढ़ जाती हैं। जैसे कीमतें P से P1 हो जाती है, जैसे ही कीमत बढ़कर P से P1 हो जाती है तो ए परिवार जो अति निर्धन परिवार है वो इसकी फूड ग्रेन की मात्रा अर्थात चावल की मात्रा खरीदने में असमर्थ हो जाता है और वो बाजार से बाहर हो जाता है, वो भोजन नहीं कर पाता है। इसके बाद यहाँ हम देखेंगे बी परिवार, सबसे अमीर परिवार सी है और इससे निर्धन परिवार बी है। बी परिवार थोड़ी सी मात्रा खरीद पाता है यहाँ पर, जैसा कि ओ से लेकर क्यू मात्रा खरीद पाता है P1 कीमत पर, जबकि सी परिवार इससे ज़्यादा मात्रा खरीद रहा है। यहाँ हमने देखा OQ1 मात्रा खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि सी परिवार सबसे अमीर परिवार है, ये इसकी सामर्थ्यता के अंदर आता है, इसकी पहुंच के अंदर है, जबकि ए परिवार की पहुंच से बाहर हो जाता है, ए परिवार बाजार से बाहर हो जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ हमने देखा कि जो बाजार मांग है, बाजार मांग है P1 कीमत पर, वो O से M1 तक, ये भी कम हो जाती है कीमत के बढ़ने से। इसके बाद और कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे ही और कीमतें बढ़ जाती हैं, यहाँ पर कीमत P0 से P1 पर गई, इसके बाद जैसे ही कीमत P2 पर जाती है, जैसे ही कीमत P2 पर जाती है तो B परिवार भी बाजार से बाहर हो जाता है, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि B परिवार की भी पहुंच में नहीं आ पाती हैं। तो यहाँ पर A परिवार पहले ही बाजार से बाहर हो गया था, इसके बाद B परिवार भी बाहर हो जाता है। नेक्स्ट है C परिवार। C परिवार जो सबसे अमीर परिवार था, ये भी थोड़ी सी मात्रा यानी कि O से Q मात्रा तक खरीद पा रहा है, क्योंकि कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ये भी थोड़ी सी मात्रा
खरीद रहा है, और लास्ट में है बाजार मांग। बाजार मांग भी कम हो जाती है O से M2 तक। ये हमने देखा कि क्योंकि बाजार मांग है तीनों परिवारों की मांग का जोड़ है। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जैसे जैसे प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ या सूखे के कारण जब पूर्ति कम हो जाती है वस्तुओं की या खाद्य पदार्थों की, तो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता है खाद्य पदार्थों को खरीदना। और जब खाद्य पदार्थों को खरीदना पहुंच से बाहर हो जाता है तो लोगों की मृत्यु होने लग जाती है भूख के कारण, और इसे अकाल की स्थिति कहते हैं। और यही है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का फैड सिद्धांत, अर्थात खाद्य उपलब्धता अपकर्ष सिद्धांत। इसका एक ही उपाय है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें खाद्य पदार्थों की उपलब्धि को बढ़ाना चाहिए, अर्थात किस प्रकार से खाद्य पदार्थों की उपलब्धि को एक क्षेत्र से और जो कमी वाला क्षेत्र है वहाँ पर किस प्रकार से भेजना चाहिए। तो ये था हमारा फैड सिद्धांत, अर्थात खाद्य उपलब्धता अपकर्ष सिद्धांत। नेक्स्ट अब हम कराएंगे आपको उच्चतम कीमत और न्यूनतम कीमत। उच्चतम कीमत क्या है? उच्चतम कीमत अर्थात सीलिंग प्राइस एंड न्यूनतम कीमत अर्थात फ्लोर प्राइस। डियर स्टूडेंट्स, एक प्रतियोगी वातावरण में भी जब परफेक्ट कंपटीशन होती है या पूर्ण प्रतियोगी वातावरण है, ऐसी स्थिति में भी सरकारी हस्तक्षेप का पूर्ण रूप से अभाव नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब प्रतियोगी वातावरण है तो उसमें क्या होता है कि कीमत जो है मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसा कि इस रेखा चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर हमने प्राइस लिया है और यहाँ पर क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी ली है, और ये जो कीमत जैसे हम देख रहे हैं ये मांग है और ये पूर्ति है। यहाँ पर जो ये कीमत निर्धारित की गई है ये मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित की गई है। लेकिन ऐसे प्रतियोगी वातावरण में भी सरकार को पूरे समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बीच में आना पड़ता है, यानी कि हस्तक्षेप करना पड़ता है। कई बार सरकार को जो संतुलन कीमत है इससे ऊपर कीमत निर्धारित करनी पड़ती है और कई बार इससे नीचे निर्धारित करनी पड़ती है कीमत को। क्यों? उसका क्या कारण है कि जब नितांत अति आवश्यक वस्तुएं हैं और जिनकी पूर्ति कम हो जाती है बाजार में और मांग अधिक हो जाती है तो उनकी कीमतें, जो संतुलन कीमत है, वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार एक उच्चतम कीमत या सीलिंग प्राइस तय कर देती है, और जो उच्चतम कीमत है, जो अधिकतम कीमत है, उसको सरकार संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित करती है, और जो अधिकतम कीमत निर्धारित करती है उसे ही हम उच्चतम कीमत या सीलिंग प्राइस कहते हैं। इसी प्रकार से विशेष वस्तुएं जैसे कृषि पदार्थ, और जो कृषि पदार्थ हैं उनको, जो उत्पादक हैं, उनको न्यूनतम कीमत उपलब्ध कराने के लिए सरकार एक न्यूनतम कीमत या फ्लोर प्राइस निर्धारित करती है, और जो कम से कम कीमत किसानों के लिए या उत्पादकों के लिए उनके प्रोडक्ट की जो कीमत सरकार निर्धारित करती है उसे न्यूनतम कीमत कहते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से अब हम कराएंगे कि उच्चतम कीमत क्या है और सीलिंग प्राइस। उच्चतम कीमत, सीलिंग प्राइस, उच्चतम कीमत से अभिप्राय उस अधिकतम कीमत से है जो उत्पादक
अपनी वस्तु के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कीमत उन्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार वहाँ पर अपना हस्तक्षेप करती है और संतुलन कीमत से नीचे एक कीमत निर्धारित कर देती है। जैसा कि सीलिंग प्राइस। सीलिंग प्राइस क्या है? सीलिंग प्राइस रेफर्स टू मैक्सिमम प्राइस, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत, मैक्सिमम प्राइस दैट द प्रोड्यूसर्स कैन चार्ज फॉर देयर प्रोडक्ट। सीलिंग प्राइस या उच्चतम कीमत कैसी स्थिति में लागू की जाती है? जैसा कि अभी हमने बताया था कि जीवन के लिए अति अनिवार्य या अति आवश्यक वस्तुएं जब उनकी पूर्ति कम हो जाती है, उनकी मांग बहुत अधिक बढ़ जाती है, उनकी दुर्लभता पाई जाती है, तो उनकी संतुलन कीमत जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो सरकार कम से कम यानी कि एक अधिकतम कीमत उनकी तय कर देती है। इसे ही हम उच्चतम कीमत कहते हैं। ये जो उच्चतम कीमत है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? जब उच्चतम कीमत, देखिए प्रभाव, जब ये उच्चतम कीमत है, अब हम जो ये उच्चतम कीमत है इसका प्रभाव बताएंगे। उच्चतम कीमत का प्रभाव क्या है? जब ये उच्चतम कीमत है यानी कि जो सीलिंग प्राइस है, देखिएगा अगर सीलिंग प्राइस है, उच्चतम कीमत, जब ये उच्चतम कीमत है ये इक्वल है या ग्रेटर देन है किससे? संतुलन कीमत से। अगर ये संतुलन कीमत के या संतुलन कीमत से अधिक है या उसके बराबर है तो बाजार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर उच्चतम कीमत लेस देन, उच्चतम कीमत लेस देन संतुलन कीमत, यानी कि जो सीलिंग प्राइस है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से अगर कम है तो प्रभाव पड़ेगा। और वो क्या प्रभाव पड़ेगा? मांग आधिक्य की स्थिति पैदा हो जाएगी। मांग आधिक्य, मांग आधिक्य जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, ये मांग है और ये पूर्ति है और यहाँ पर संतुलन कीमत है O X Y। यहाँ हमने प्राइस लिया है और यहाँ पर क्वांटिटी, ये X, यहाँ पर ये क्वांटिटी है, ये सप्लाई और ये डिमांड है। अब यहाँ पर ये संतुलन कीमत है। अगर संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित कर देते हैं सीलिंग प्राइस को, ये सीलिंग प्राइस है, यहाँ पर अगर हम इसको नीचे निर्धारित कर देते हैं तो यहाँ हम देखेंगे ये सप्लाई है और ये डिमांड है। ये A से B तक क्या है? मांग अधिक है। इसका मतलब है कि संतुलन कीमत से नीचे जब हमने सीलिंग प्राइस को निर्धारित किया गवर्नमेंट ने, तो क्या होगा? मांग अधिक है। और मांग अधिक का मतलब है कि बाजार, चोर बाजारी शुरू हो जाती है और लोग यहाँ से सामान खरीद करके और चोर बाजारी यानी कि अवैध बाजार में बेचना शुरू कर देते हैं। ये चोर बाजार क्या होता है? चोर बाजार एक ऐसा अवैध बाजार है या अभेद बाजार है जिसमें संतुलन कीमत से ज़्यादा कीमत पर वस्तुओं को बेचा जाता है, गैर कानूनी तरीके से बेचा जाता है। इसे अवैध बाजार कहते हैं। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का एक ही उपाय है, सरकार वस्तुओं की राशनिंग शुरू कर देती है। वस्तुओं की राशनिंग शुरू कर देती है, अर्थात वस्तुओं का जो वितरण है उसे सस्ती कीमत दुकानों के द्वारा उसका वितरण कर दिया जाता है वस्तुओं का। तो ये था हमारा सीलिंग प्राइस
नेक्स्ट हम आपको बताएंगे फ्लोर प्राइस या न्यूनतम कीमत। न्यूनतम कीमत से क्या अभिप्राय है? डियर स्टूडेंट्स, न्यूनतम कीमत क्या है? तो न्यूनतम कीमत से अभिप्राय उस कम से कम कीमत से है जो उत्पादकों को उनके उत्पाद के लिए दी जाती है। किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए ये कीमत प्राय उन्हें दी जाती है। इसको हम फ्लोर प्राइस भी कहते हैं। फ्लोर प्राइस रेफर्स टू मैक्सिमम प्राइस that the producers are to be paid for their products, that is floor price। ये जो फ्लोर प्राइस है या जो न्यूनतम कीमत है, ये किसानों को, खासकर किसानों को उनकी न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है। किसानों की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना क्यों जरूरी है? अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्यों ज़रूरी है उनकी न्यूनतम आय सुनिश्चित करना? क्योंकि कई बार क्या होता है, फसल बहुत अधिक हो जाती है, बहुत अच्छी फसल के होने पर भी उसकी पूर्ति बहुत अधिक हो जाती है, और पूर्ति अधिक होने से फसल के दाम बहुत कम हो जाते हैं और किसानों की आय में भारी कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में किसानों के आंसू निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम क्या कहेंगे, बाहुल्यता में निर्धनता का विरोधाभास। एक अपनी लहलाती हुई खेती को देखकर किसान रो पड़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब उसके खेत में अगर लहलाती हुई खेती है, हरी भरी खेती है, तो सभी किसानों के खेत में भी है। तो इसका मतलब ये है, वो ये सोचने लग जाता है कि पूर्ति बहुत अधिक हो जाएगी और हमें कीमतें बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? बाहुल्यता में निर्धनता का विरोधाभास, अर्थात पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी। पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, पैराडॉक्स ऑफ पॉवर्टी, इसे हम कहेंगे बाहुल्यता में निर्धनता का विरोधाभास। इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? इसका जो इफ़ेक्ट होगा वो क्या होगा? अगर फ्लोर प्राइस यानी कि न्यूनतम कीमत, अगर जो फ्लोर प्राइस है अगर वो बराबर है इक्विलिब्रियम प्राइस के, या फिर लेस देन है इक्विलिब्रियम प्राइस के, या तो उसके इक्वल है या उससे कम है, तो मार्केट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि नो इफेक्ट इन द मार्केट। लेकिन अगर फ्लोर प्राइस, न्यूनतम जो कीमत है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से, जो फ्लोर प्राइस है वो ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम प्राइस, अगर वो संतुलन कीमत से, जो न्यूनतम कीमत है संतुलन कीमत से अधिक होती है, तो प्रभाव पड़ेगा। क्या प्रभाव पड़ेगा? एक्सेस सप्लाई, यानी कि पूर्ति अधिक है। इसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा दिखाएंगे।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने देखा ये संतुलन कीमत है, संतुलन कीमत है, और ये सप्लाई है, और ये डिमांड है, और ये क्या है, संतुलन बिंदु, और यहाँ पर है संतुलन मात्रा। अगर हम उच्चतम न्यूनतम कीमत को या फ्लोर प्राइस को नीचे रखें या इसके इक्वल रखें तो बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर न्यूनतम कीमत, क्योंकि न्यूनतम कीमत अभी हमने बताया कि संतुलन कीमत ऐसी स्थिति में जब बहुत ज़्यादा अनाज का उत्पादन हो जाता है, बहुलता होती है, तो संतुलन कीमत बहुत कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है, किसानों के हित के लिए न्यूनतम कीमत को ऊपर रखती है, संतुलन कीमत के ऊपर रखती है। और जैसे ही कीमत को ऊपर रखती है तो मांग कम और पूर्ति अधिक हो जाती है, यानी कि एक्सेस सप्लाई। यहाँ पर ये ए से बी तक क्या है, एक्सेस सप्लाई है, पूर्ति आधिक्य है। तो यहाँ पर पूर्ति आधिक्य, क्योंकि ज़्यादा कीमत पर कोई भी किसान बेचने के लिए तैयार हो जाता है। इसका उपाय क्या है, पूर्ति आधिक्य से बचने का क्या उपाय है? इसका एक ही उपाय है कि सरकार ने न्यूनतम कीमत को में समर्थन कीमत नीति का पालन किया, यानी कि सरकार ने समर्थन कीमत नीति को अपनाया। कैसे कि समर्थन कीमत नीति क्या है या सपोर्ट प्राइस क्या है? सरकार ने किसानों को वादा करती है सरकार कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है, किसानों का जो उत्पादन है, उसे वह या तो संतुलन कीमत पर बाजार में बेच पाते हैं। अगर मान लीजिए प्रचलित कीमत से या जो न्यूनतम कीमत है इससे अधिक कीमत पर या तो बाजार में बेच देते हैं, वरना कम से कम कीमत पर या एक न्यूनतम कीमत पर सरकार उत्पादकों के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए वचनबद्ध होती है। इसको हम समर्थन कीमत कहते हैं। न्यूनतम कीमत के अंदर ही समर्थन कीमत छुपी होती है। तो ये था हमारा न्यूनतम कीमत, उच्चतम कीमत। अब हम बात कर रहे हैं समर्थन कीमत। समर्थन कीमत हमेशा संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार से न्यूनतम कीमत हमेशा संतुलन कीमत के ऊपर निर्धारित की जाती है। नियंत्रण कीमत यानी कि कंट्रोल प्राइस वो क्या होती है, वो उच्चतम कीमत से संबंधित है। कंट्रोल प्राइस, नियंत्रण कीमतें जो राशनिंग के माध्यम से लोगों को वस्तुओं का वितरण किया जाता है, नियंत्रण कीमत। नियंत्रण कीमत हमेशा संतुलन कीमत के, जो ये संतुलन कीमत है, इससे नीचे निर्धारित की जाती है। नियंत्रण कीमत, कंट्रोल प्राइस नीचे निर्धारित की जाती है, जबकि समर्थन कीमत हमेशा ऊपर निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार से उच्चतम कीमत संतुलन कीमत से नीचे निर्धारित की जाएगी और न्यूनतम कीमत संतुलन कीमत से ऊपर निर्धारित की जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।